हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग टैक्स में कैपिटल गेन चैप्टर को देखेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं सबको बता देना चाहूँगा कि कैपिटल गेन में आपका फर्स्ट 3 to 4 कम से कम 3 क्लास तो ज़रूर, एटलीस्ट 3 क्लास आपको मैं थ्योरी बताऊँगा। और एक बात मैं ये बता दूँ, अगर आप ये 3 क्लास थ्योरी के अच्छे से पढ़ लेते हो, मेरे वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेते हो सके तो इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो। तो अगर ये 3 क्लास आप अच्छे से, जो मैं 3 लेक्चर अभी प्रोवाइड करूँगा उसे आप देख लेते हो, तो मैं ये कंफर्म करके बता सकता हूँ कि आपको कैपिटल गेन में प्रैक्टिकल पार्ट में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि इसका थ्योरेटिकल पार्ट ही ये डिसाइड करेगा कि प्रैक्टिकल कैसे बनेगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट पे फोकस कीजिएगा। नाउ स्टार्ट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में 4th हेड है। 4th हेड में ये जो डील करता है, ये डील करता है अंडर सेक्शन 45 से लेकर 55A तक। 45 से लेकर 55A तक। अब कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो चैप्टर कैपिटल गेन है उसमें कैपिटल गेन का मीनिंग क्या है। तो कैपिटल गेन को 45(1) में डिफाइन किया गया है कि प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम profit or gains arising from the transfer of capital asset. Profit or gain arising from the transfer of capital asset is taxable या chargeable under this head in the year of transfer, that is previous year. बोल रहा है कि प्रॉफिट और गेन अगर आपको अराइज होता है किसके ट्रांसफर पे, तो कैपिटल एसेट के ट्रांसफर। मतलब अगर आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो और उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से अराइज होता है, क्या अराइज होता है, प्रॉफिट और गेन, तो वो टैक्सेबल होगा या बोल सकते हैं चार्जेबल होगा। मतलब उस पर चार्ज लगेगा यानी कि टैक्स लगेगा अंडर दिस हेड। किस हेड में, कैपिटल गेन के हेड में। किस साल, इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। जिस साल आप ट्रांसफर करते हो, जिस प्रीवियस ईयर में आप ट्रांसफर करते हो, उस साल के प्रीवियस ईयर में ये चार्जेबल है या टैक्सेबल है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है इस डेफिनेशन से। इसमें 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हम लोग देखेंगे, प्रॉफिट और गेन, ट्रांसफर और कैपिटल एसेट। 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखेंगे, प्रॉफिट और गेन, ट्रांसफर और कैपिटल एसेट। जब कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होता है तो उस ट्रांसफर से जो प्रॉफिट होता है, ट्रांसफर का मतलब सर मान सकते हो एक तरीके से सेल, तो कैपिटल एसेट के ट्रांसफर होने से, सेल होने से जो प्रॉफिट अराइज होता है वो टैक्सेबल होता है कैपिटल गेन के हेड में इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, दैट इज प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में आप ट्रांसफर करते हो उस प्रीवियस ईयर में। तो इस डेफिनेशन से 3 एलिमेंट पे फोकस करना है हमको, प्रॉफिट, गेन, ट्रांसफर और कैपिटल एसेट। तो प्रॉफिट और गेन का कंप्यूटेशन कैसे होता है, कैसे हम प्रॉफिट और गेन को कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे, वो बताया गया सेक्शन 48 में। कैपिटल एसेट को बताया गया कि एक बड़ा क्वेश्चन है सर, किसको कैपिटल एसेट माने, क्या बिल्डिंग को कैपिटल एसेट माने, क्या बुक को कैपिटल एसेट माने, क्या टीवी को कैपिटल एसेट माने, क्या कार को कैपिटल एसेट माने। तो क्वेश्चन अराइज व्हाट इज कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया 214 में, क्योंकि जब तक कैपिटल एसेट को ट्रांसफर नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन होता है नहीं, कैपिटल एसेट कौन सा चीज़ है, कौन सा चीज़ है वो कैपिटल एसेट बोलेंगे, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे तो वो कैपिटल गेन में आ जाएगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाट इज कैपिटल एसेट। दूसरा क्वेश्चन है ट्रांसफर का मीनिंग। बच्चों एक बात बता दूं, यहाँ पे हम जैसे अभी बोले कि ट्रांसफर का मतलब सेल है, लेकिन ट्रांसफर का मतलब सिर्फ सेल नहीं है। ट्रांसफर एक बड़ा वर्ड है, वाइडर टर्म में यूज किया था। सेल का मतलब सिर्फ सेल है, लेकिन जो ट्रांसफर है इट यूज इन वाइडर सेंस। तो हम लोग ट्रांसफर का मीनिंग देखेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में, और हम बता ही चुके हैं प्रॉफिट गेन का कंप्यूटेशन किस सेक्शन में होगा, 48 में। तो हम लोग 1 by 1 देखेंगे। आज का लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि किसे कैपिटल एसेट माना जाएगा, किनको कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाता है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि किसे कैपिटल एसेट मानना है, तब तक हम ये नहीं जान सकते हैं कि उसको बेचने से कैपिटल गेन हुआ कि नहीं होगा। मान लो हम बोल रहे हैं कि टीबी को कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं, तो सिंपल सी बात है अगर टीबी सेल भी होगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि उसको कैपिटल एसेट ही नहीं मानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट, कौन से एसेट को कैपिटल एसेट में रखेंगे और कौन से एसेट को कैपिटल एसेट में नहीं रखेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैपिटल एसेट के मीनिंग को देख लेते हैं। तो आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होगे, कैपिटल एसेट डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में,
14 में डिफाइन किया गया कैपिटल एसेट्स को। सबसे पहले बोला गया प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी तरह का प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन एसएससी, अगर किसी एसएससी के द्वारा किसी पर्सन के द्वारा किसी तरह का भी प्रॉपर्टी उसके पास हेल्ड है, वेदर कनेक्टेड विथ बिजनेस प्रोफेशन और नॉट, चाहे वो उसके बिजनेस से कनेक्टेड हो या नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कैपिटल। तो ये डेफिनेशन बहुत वाइडर है, बोल रहा है कि एक एसएससी के पास, एक पर्सन के पास किसी तरह का एसेट हो, चाहे वो उसका बिजनेस का हो, चाहे वो बिजनेस का ना हो, चाहे वो प्रोफेशन का हो, चाहे वो प्रोफेशन का ना हो, उसको हम लोग कैपिटल एसेट मानेंगे। इन दिस सेंस मेरे बिजनेस का कार, मेरे बिजनेस का सामान, मेरे बिजनेस का फर्नीचर, मेरे बिजनेस का एसी, मेरे घर का एसी, कोई भी, चाहे वो बिजनेस से हो या बिजनेस से नहीं हो, जो भी तरह का मेरे पास प्रॉपर्टी है वो सब क्या है, मेरा कैपिटल एसेट है। तो बहुत डेफिनेशन है। तो बस इसका मतलब है सर कि दुकान का पेन भी कैपिटल एसेट है, घर का पेन भी, घर में हम पेन पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो भी कैपिटल एसेट है। इसके इस डेफिनेशन से तो ऐसा लग रहा है। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा किसी तरह का अगर कोई सिक्योरिटी हेल्ड किया जाता है हमारे स्टॉक मार्केट में, तो वो भी, ये हमारा उतना डेफिनेशन में काम नहीं है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ। फिर भी अगर किसी को समझना है तो कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि वॉइस नोट भेज दूँ आपको। अब आता हूँ कैपिटल एसेट्स पे। सिंपली समझो कि जो फॉरेन में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उसके द्वारा अगर हमारे स्टॉक मार्केट में अगर सिक्योरिटी हेल्ड किया जाता है तो उसे भी कैपिटल एसेट की कैटेगरी में रखा गया है, अगर वो सेबी एक्ट को और रूल को फॉलो करके उसको खरीदा हो तो। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है कि कैपिटल एसेट, तो वहाँ तो बोल दे कि प्रॉपर्टी, किसी तरह का प्रॉपर्टी अगर एसएससी हेल्ड करता है। अब यहाँ एक चीज खुल के कुछ बताया गया कैपिटल एसेट है क्या। बोला कि मूवेबल हो या इमूवेबल हो, मतलब मूव करता हो या मूव नहीं करता हो। इमूवेबल मतलब मूव नहीं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग मूव तो नहीं करता है, तो इमूवेबल हो या मूवेबल हो इससे कोई मतलब नहीं, वो कैपिटल एसेट में आएगा। टेंजिबल या इनटेंजिबल, जो दिखता है, जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, दिखता है। इनटेंजिबल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब दिखता नहीं है, लेकिन इनटेंजिबल एसेट को भी कैपिटल एसेट में रखा गया। मतलब गुडविल बेचोगे तो भी मानेंगे, पेटेंट बेचोगे तो भी मानेंगे, कॉपीराइट बेचोगे तो भी मानेंगे, उसे कैपिटल एसेट में रखा गया। फिक्स्ड हो या फ्लोटिंग हो, मतलब फिक्स्ड एसेट्स है या करंट एसेट्स है, फिक्स्ड हो या करंट, मतलब इसका लॉन्ग लाइफ हो या शॉर्ट लाइफ हो, सबको हम लोग कैपिटल एसेट मानते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है, ये तो बोल रहा है कि भाई फिक्स्ड हो, फ्लोटिंग हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, मूवेबल, इमूवेबल, सबको रखते हैं। अब थोड़ा सा बताया गया, इट इंक्लूड्स, कैपिटल एसेट में तो क्या कह रहा है, तो क्लियर बता रहा नाम के साथ, पूरा लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, किसी तरह का इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, हम बैंक में पैसा इन्वेस्ट किए हैं। ये क्वेश्चन हो रहा है सर बैंक में जो इन्वेस्ट किए क्या वो भी कैपिटल एसेट है, तो ये क्वेश्चन है, अब बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल बोला इट इंक्लूड्स लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट, जैसे शेयर में इन्वेस्ट किए, डिवेंचर में इन्वेस्ट किए, उसकी बात हो रही है, ध्यान रखना वहाँ पे। शेयर में इन्वेस्ट किए, डिवेंचर में इन्वेस्ट किए हैं, किसी तरह का ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किए, गवर्नमेंट जो ट्रेजरी बिल इशू करती है, तो जैसे बिल होते हो गए, हम लोग पढ़ते हैं बिल रिसीवेबल, लेकिन गवर्नमेंट जो बिल रिसीवेबल इशू करती है उसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं। हम लोग इसको, आप चाहो तो फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट में भी इसके बारे में, ट्रेजरी बिल के बारे में है, तो आगे आप लोग पढ़ सकते हो, होगा तो, अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं बता दूंगा। ऐसे गुडविल में आप गूगल में सर्च कर सकते हो। गुडविल है, लीज होल्ड राइट है, ज्वेलरी है, शेयर है, अगर शेयर वर है वो सब, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को बेचते हो तो भी कई बार हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, गवर्नमेंट कई बार लाइसेंस यूज करती है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो मान लो वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हमको मिलती है, जैसे मान लो कोल सेक्टर में आपको कोल ओर करने की, कोल खदान से कोल निकालने के लिए आपको लाइसेंस दिया गया है, और आप खुद कोयला निकाल के वो लाइसेंस किसी और को बेच दो, तो उसको भी कैपिटल एसेट में ट्रीट किया गया, और उस लाइसेंस को बेच के अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो भी टैक्सेबल होगा। तो ये तो बताया कि भाई कैपिटल एसेट में ये सब आता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि इनकम टैक्स में ज़्यादातर ये नहीं बताया जाता है कि कौन चीज़ होगा, ज़्यादातर ये बताया जाता है कि कौन चीज़ नहीं होगा। मतलब हम जितना भी बता दें, आप कोई ना कोई चीज़ ढूंढ ही लोगे जिसमें लिखा रहेगा कि सर आपने ये तो नहीं बताया था कि ये होगा। तो हर कोई लूप होल ढूंढने में लगा हुआ रहता है इनकम टैक्स में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये नहीं बताती है कि क्या चीज़ें होगी, गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटेंशन ये रहता है ये बताना कि क्या चीज़ें नहीं होगी। तो कैपिटल एसेट्स में डज नॉट इंक्लूड, मतलब किन किन चीज़ों को कैपिटल एसेट नहीं माना गया, गवर्नमेंट ने बता दिया। मतलब इन चीज़ों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें कैपिटल एसेट है। पहले बोला एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एसएससी, बोला कि कोई प्रॉपर्टी हुआ तो सबको बोल दिया, फिर बोलता है कि इनको छोड़कर इन चीज़ों को कैपिटल एसेट नहीं मानते। तो किन चीज़ों को नहीं मानते, पहले बोल रहा है कमर्शियल गुड्स को, गुड्स स्टॉक इन ट्रेड, जो बिजनेस में हम व्यापार करते हैं। जैसे मान लो कि गुरु कृपा ऑटो है, तो वो बाइक का व्यापार करती है, तो उसके लिए जो बाइक है वो उसका बिजनेस का गुड्स है, तो बोल रहा है कि उसका जो उसको बेचने से जो प्रॉफिट होगा वो तो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा,
वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा। कोई चावल का व्यापारी है, चावल बेच रहा है, तो वो चावल उसके लिए गुड्स है। कोई एसी का व्यापारी है, एसी बेच रहा है, एसी उसके लिए गुड्स है, तो वो पीजीबीपी का हेड में जाएगा, प्रॉफिट और बिजनेस है, प्रॉफिट और बिजनेस एंड प्रोफेशन का हेड में जाएगा, वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा। तो किसी तरह का कोई बिजनेस करता है, मान लो कोई ट्रक का बिजनेस करता है, तो ट्रक का बिजनेस करता है परचेज और सेल का, तो ट्रक उसके लिए गुड्स है, तो ट्रक के सेल करने से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो जाएगा बिजनेस प्रोफेशन में, ना कि कैपिटल गेन में। तो वही बोल रहा है, किसी तरह का भी अगर कॉमर्शियल गुड्स है तो वो कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। मतलब कैपिटल एसेट होने के लिए सबसे पहला कंडीशन कि वो गुड्स ना हो। दूसरा बोल रहा है मूवेबल एसेट्स फॉर पर्सनल यूज। ध्यान रखना, मूवेबल एसेट किसके लिए, तो पर्सनल यूज के लिए। अगर कोई मेरा पर्सनल यूज के लिए कोई मूवेबल एसेट है, मूवेबल मतलब इसको मूव कर सकते हैं, जैसे अपना घड़ी को हम खोल के कहीं ले रख सकते हैं, मोबाइल मेरा क्या है मूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। तो कोई भी ऐसा मूवेबल एसेट जो कि मेरा पर्सनल यूज का है, मेरा पर्सनल, हम पर्सनली यूज करते हैं, तो उसको भी कैपिटल एसेट में नहीं रखा गया है। एग्जाम्पल दे दिया गया वेयरिंग क्लोथ्स, जो मेरे पहनने के कपड़े हैं, मेरे घर के पर्सनल फर्नीचर, इसमें खाना वाना खाते हैं, इसमें पढ़ाई करते हैं। मेरा पर्सनल कार को भी बच्चों ध्यान रखना, कार को भी आपका व्हीकल है, टू व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, सब। रेफ्रिजरेटर, घर में जो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, जो टेलीविज़न रखा हुआ है, लैपटॉप्स है, और किसी तरह का भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो आप पर्सनल यूज के लिए घर में रखे हो, ये सारे चीज़ों को ध्यान रखना, इन सारे चीज़ों को मूवेबल एसेट कहा गया। सर बिल्डिंग, बच्चों बिल्डिंग आपका मूवेबल एसेट नहीं है, वो इमूवेबल है, उसको आप मूव नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रखना, बिल्डिंग आपका पर्सनल यूज का हो सकता है लेकिन मूवेबल नहीं है। तो यहाँ क्लियरली कहा गया है कि पर्सनल एसेट, लेकिन कैसा, इमूवेबल एसेट होना चाहिए। तो अगर पर्सनल एसेट अगर आपका इमूवेबल है, पर्सनल एसेट है और वो मूवेबल एसेट्स है, पर्सनल यूज के लिए है और वो कैसा है, मूवेबल एसेट्स है, तो वो कैपिटल एसेट के कैटेगरी में नहीं रखा गया है। अब देखो एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 2 चीज़ें यहाँ बताई गई है कि एक तो कॉमर्शियल एसेट को आप कैपिटल एसेट नहीं मानोगे, कॉमर्शियल गुड्स को, दूसरा आप मूवेबल एसेट फॉर पर्सनल यूज को। लेकिन कुछ एक्सेप्शन दिए गए, किसमें, मूवेबल एसेट्स के केस में कुछ क्या दिए गए हैं, एक्सेप्शन दिए गए कि कौन कौन से मूवेबल एसेट पर्सनल यूज होने के बावजूद भी उसको कैपिटल एसेट माना जाता है। जैसे कि वेयरिंग क्लोथ है, फर्नीचर, कार, व्हीकल, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, इन सबको तो भाई क्लियर है कि हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मूवेबल एसेट भी है, पर्सनल यूज के लिए भी है, लेकिन उसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे ऐसा नहीं है, उसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे। तो कौन कौन सा पर्सनल यूज का मूवेबल एसेट को कैपिटल एसेट माना जाता है, गवर्नमेंट ने उसका लिस्ट दिया है। तो एक्सेप्शन दिया है मूवेबल एसेट्स का, मींस मूवेबल एसेट फॉर पर्सनल यूज बट ट्रीटेड एज कैपिटल। भले ही ये पर्सनल यूज का मूवेबल एसेट है लेकिन इसे कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाता है। तो कौन कौन है, देखो यहाँ कौन कौन इसका एक्सप्लेन दिया गया है। तो सबसे बोल रहा है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन का मतलब है कई बार क्या होता है, कोई पुरातात्विक सामान होते हैं, बहुत पुराने पुराने सामान है, मूर्तियाँ होती है, कुछ पुरानी कुल्हाड़ी है, कुछ पुराने बंदूकें हैं, पुराने कॉइन्स है, तो उनकी कीमत लाखों में होती है, हज़ारों में होती है, करोड़ों में होती है। तो बोला जाता है कि आप ये बोलोगे कि मैं पर्सनल यूज़ करूँ, तो क्या ज़रूरत है आपका पर्सनल एसेट्स के लिए, ये इंसान शौक के लिए रखता है और इसको लोग लाखों करोड़ों में बेचता है। तो इस सिचुएशन में भले ही आप इसको बोलो पर्सनल यूज का एसेट, लेकिन गवर्नमेंट बोले कि ना ये पर्सनल यूज का एसेट नहीं है, अगर इसको बेचोगे तो हम कैपिटल एसेट मानेंगे और इसके बेचने पे जो भी कमाओगे उस पर टैक्स लगेगा। ड्राइंग मतलब बच्चे की ड्राइंग नहीं, बच्चों कभी कभी सुने होंगे बहुत सारी महंगी महंगी ड्राइंग होती है, पेंटिंग्स होती है, पिकासो का आप लोगों ने नाम सुना होगा क्योंकि व्हाट्सएप में शेयर होते रहता है। तो इस तरह की जो पेंटिंग्स होती है, ड्राइंग्स होती है, रेस्टोरेंट में, होटल्स में, घर में लोग लगाते हैं, लाखों करोड़ों की ये पेंटिंग्स होती है। तो ऐसी पेंटिंग्स को आप बोलोगे कि मेरा पर्सनल यूज का मूवेबल है, मूव कर सकते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। गवर्नमेंट बोला नहीं, इसको हम पर्सनल यूज मूवेबल एसेट्स में नहीं रखेंगे, ये अगर आप बेचोगे तो इसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे और इस पर टैक्स लगाएंगे। पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर्स हो गए, पुरानी पुरानी पुरातत्व की सामानें हो गई, एनी वर्क ऑफ ज्वेलरी, किसी तरह का भी ज्वेलरी हो, किसी तरह का भी ज्वेलरी हो, आप ज्वेलरी को अगर गवर्नमेंट इसको बोल देना कि पर्सनल यूज का एसेट है, तो लोग ज्वेलरी का पूरा क्या करेगा, गोदाम लगा देगा। अमीर लोग क्या करेगा, पूरा ज्वेलरी का गोदाम बना देगा, घर में वेयर हाउस खड़ा कर देगा, बोला पर्सनल यूज के लिए, मेरे बीबी के लिए 100 गो है, मेरे लिए 100 अंगूठी है। तो गवर्नमेंट बोला नहीं, ज्वेलरी को हम नहीं मानेंगे आपका पर्सनल यूज का एसेट। ज्वेलरी जो है स्टेटस की चीज़ है, आप कार वार खरीदो ठीक है, लेकिन ज्वेलरी की बात मत करो। ज्वेलरी अगर हम छोड़ देंगे ना तो गोल्ड का लोग क्या करेगा, अंबार खड़ा कर देगा ज्वेलरी का। इसलिए गवर्नमेंट ने ज्वेलरी को पर्सनल मूवेबल एसेट्स के यूज से बाहर कर दिया, मतलब इसको कैपिटल एसेट माना गया। दैट मीन्स अगर ज्वेलरी बेचते हो और उसमें इनकम कमाते हो तो आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन सर मान लीजिए ज्वेलरी अगर बिजनेस का है तो बच्चों वो तो फिर गुड्स हो गया, और गुड्स कहाँ जाता है, सिंपल लैंग्वेज में वो जाता है पीजीबीपी में, मतलब बिजनेस प्रोफेशन में।
गोल्ड हो गया, गोल्ड का बुलियन हो गया, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हो गए, प्लेटिनम हो गए, प्रीशियस मेटल हो गए, स्टोन्स हो गए, इन सब चीज़ों को बच्चों, जो स्टोन बड़े महंगे महंगे स्टोन आते हैं, प्रीशियस मेटल्स होते हैं, इन सब चीज़ों को क्या रखा गया है? इन सब चीज़ों को रखा गया है किसमें? कैपिटल एसेट्स में। इनको पर्सनल, भले ही पर्सनल एसेट बोल सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसको पर्सनल एसेट नहीं मानती है और इसे कैपिटल एसेट ट्रीट करती है। ध्यान रखोगे? क्लियर है? ध्यान रखना, सोने के बर्तन को हम लोग कैपिटल एसेट मानते हैं, लेकिन चांदी के बर्तन को कैपिटल एसेट नहीं मानते। चांदी के बर्तन को हम लोग मोबाइल एसेट फॉर पर्सनल यूज मानते हैं। क्यों सर? क्योंकि पुराने समय में गरीब लोग भी चांदी के बर्तन में खाते थे, तो चांदी के बर्तनों को एक्सेप्शन में रखा गया। चांदी, तांबा, पित्तल का बर्तन लोग एक्सेप्शन में रखा गया। इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट बोलती है कि लोग इसमें पुराने ज़माने में खाते थे भारत में, तो आज भी खाते होंगे, तो इनको पर्सनल एसेट फॉर मोबाइल यूज में रखा गया है। लेकिन चांदी की ज्वेलरीज होंगी, चांदी के ऑर्नामेंट्स होंगे, तो उनको याद रखना पर्सनल एसेट्स में नहीं रखा गया है। ठीक है? अब आते हैं एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड से आपके बुक में बहुत क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन थोड़े मोड़े 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं। एग्रीकल्चरल लैंड अगर वो अर्बन एरिया में सिचुएटेड है, एग्रीकल्चर लैंड अगर वो अर्बन एरिया में सिचुएटेड है, तो उसको बेचने पे जो इनकम होगा उस पर टैक्स लगेगा। सर मान लीजिए अगर वो रूरल एरिया में सिचुएटेड है, तो ग्रामीण देहाती क्षेत्र में है, तो बच्चों उसको बेचने से कैपिटल जो भी गेन होता है वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि रूरल एरिया का एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट माना ही नहीं जाता है। यहाँ पे सिंपली कहा गया है कि जब आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हो और उससे जो गेन होता है वो टैक्सेबल होगा। तो किन को कैपिटल एसेट नहीं माना गया, यही बता रहे थे। तो ध्यान रखना कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड है और वो रूरल एरिया में है, कौन एरिया में है? ध्यान रखना, अगर वो रूरल एरिया में है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, अगर वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो उसको बेचने पे जो होगा वो एग्जम्प्टेड है। लेकिन अगर अर्बन एरिया में, किस में है? अर्बन एरिया में है, तो वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो अर्बन एरिया में अगर सिचुएटेड है तो वो टैक्सेबल होगा, लेकिन उससे कुछ कंडीशंस बताए गए। वो कंडीशंस क्या है वो देख लोगे। थोड़ा सा समझ लो बात को। म्युनिसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड क्या होता है? म्युनिसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड, इसको समझोगे अच्छे से, ठीक है? धनबाद म्युनिसिपल, हम लोग धनबाद के स्टूडेंट हैं, धनबाद के तुम लोग स्टूडेंट हो, तो धनबाद म्युनिसिपैलिटी है, सुने होंगे। तो मान लो ये धनबाद का एरिया है, ये धनबाद म्युनिसिपैलिटी का एरिया, इसी में धनबाद म्युनिसिपैलिटी, ये पूरा धनबाद म्युनिसिपैलिटी का लोकेलिटी बता रहा है, ठीक है? तो धनबाद म्युनिसिपैलिटी का जो एरिया है उसको हम लोग बोलेंगे अर्बन एरिया। तो क्या बोलेंगे हम लोग? अर्बन एरिया। लेकिन धनबाद की पॉपुलेशन क्या है सबसे पहले ये देखना। अगर मान लो कि इस एरिया, ये जो एरिया तुमको दिख रहा है, इस एरिया का पॉपुलेशन मान लो 10,000 है, मोर देन 10,000 है। मोर देन क्या है? 10,000, लेकिन 1 लाख से कम है। 10,000 से ज़्यादा है लेकिन 1 लाख से कम है। किसका एरिया? इस एरिया के अंदर का जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज़्यादा लेकिन 1 लाख से कम है। तो इस सिचुएशन में आपको ये पूरा जो एरिया तुमको दिख रहा है ये तो तुम्हारा अर्बन एरिया में आएगा ही आएगा। साथ ही इसके बाद का 2 किलोमीटर, इसके बाद का 2 किलोमीटर का जो एरिया है, समझो, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा समझो इस बात को। मान लो हम तुमको ये थोड़ा धनबाद का हम बताएं, ठीक है? दिख रहा होगा आप लोग को, ये धनबाद का बताइए। ये मान लो धनबाद का म्युनिसिपैलिटी एरिया है। तो अगर इसका पॉपुलेशन 10,000 से कम है, अगर इसका पॉपुलेशन क्या है, मान लेते हैं इस म्युनिसिपैलिटी के अंदर में जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से कम है, तो उस सिचुएशन में इसके अंदर में जो भी खेती बाड़ी की ज़मीन होगी, जो भी एग्रीकल्चर लैंड होंगे, वो अर्बन एरिया माने जाएंगे। लेकिन मान लो इसकी पॉपुलेशन जो है वो 10,000 से ज़्यादा है और 1 लाख से कम है। 10,000 से ज़्यादा है लेकिन 1 लाख से कम है, तो ये तो अर्बन एरिया में आएगा ही आएगा। इसके साथ जो इसके किनारे में, रेडियस में जो भी 2 किलोमीटर का एरिया होगा, मतलब ये बात कर दी, ये मान लो, देख लो इसको, तो इसमें जो भी 2 किलोमीटर का एरिया होगा चारों तरफ, वो भी हो जाएंगे क्या? अर्बन एरिया। तो आप लोग देखते होंगे कि जो शहरी का जो क्षेत्र होता है उसके बगल वाले क्षेत्र भी शहर के जैसे होते हैं। तो दिल्ली तो शहर है ही, लेकिन दिल्ली के बगल में जो इलाका है वो भी दिल्ली से कम नहीं है। जैसे गुड़गांव, भले ही वो हरियाणा में आता है, गुड़गांव जो है वो हरियाणा में आता है, लेकिन वो दिल्ली से कम नहीं है। इवन दिल्ली से भी महंगा इलाकों में आता है। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली से सटा हुआ है। ग्रेटर नोएडा का नाम सुने होंगे। नोएडा जो है वो यूपी में आता है, लेकिन वो दिल्ली से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि नोएडा जो है वो दिल्ली से सटा हुआ है। तो जो शहरें जो होती है, जो म्युनिसिपैलिटी से सटी हुई होती है, जो एरिया म्युनिसिपैलिटी सटा होता है, वो भी शहर से कम नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा हो लेकिन 1 लाख से कम हो या 1 लाख तक हो, तो उस सिचुएशन पे जो म्युनिसिपैलिटी का एरिया है वो तो शहरी एरिया आएगा ही। उसके बाद का जो 2 किलोमीटर का रेडियस में जो भी एरिया आएगा उसको भी एरिया मानेंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम जमीन बेचेंगे तो वो भी टैक्सेबल होगा, उसको भी, लेकिन सर यहाँ बेचेंगे तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट केस। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा हो, कहाँ पे? ये धनबाद म्युनिसिपैलिटी का एरिया जो है वो 1 लाख से ज़्यादा हो लेकिन 10 लाख तक हो, 1 लाख से ज़्यादा हो लेकिन 10 लाख तक हो, तो उस सिचुएशन पे ये एरिया का रेडियस जो है बढ़ जाता है और ये हो जाता है 6 किलोमीटर। मतलब ये जो तुमको दिख रहा है,
ये मतलब धनबाद म्यूनसिपलिटी का जो एरिया तुमको दिख रहा है उसके बगल का जो 6 किलोमीटर है उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, उसको भी हम लोग अर्बन एरिया ट्रीट करेंगे। लेकिन यही पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज़्यादा हो जाए तो ये तो अगर मान लो धनबाद म्यूनसिपलिटी का एरिया जो है वो 10 लाख से ज़्यादा हो गया तो उस सिचुएशन पे इसका 8 किलोमीटर का रेडियस में 8 किलोमीटर का रेडियस में जो भी एरिया होगा वो भी अर्बन एरिया ट्रीट किया जाएगा। समझ गए होगे। तो उसके बाहर वाले को रूरल मानेंगे लेकिन उसके अंदर वाले एरिया को हम लोग क्या मानेंगे, अर्बन एरिया मानेंगे। अर्बन एरिया में अगर खेती बाड़ी का जमीन बेचते हो तो उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन रूरल एरिया में बेचते हो तो टैक्स नहीं लगेगा। वीडियो को थोड़ा सा 1-2 बार रिकॉल करके देखना, फिर भी अगर नहीं समझ आया तो फिर बताना मुझे, कोशिश करूंगा कि इसके लिए अलग से एक वीडियो ही बना दूं। लेकिन एक्चुअली देखा हूँ कि इससे बहुत कम क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मतलब बुक्स में है जो कि एग्जाम में आते नहीं है। तो अगर फिर भी आपको जानने की इच्छा है तो आप मुझे बताओगे, मैं इसलिए बता दूंगा। और कुछ एसेट्स है जिनको कैपिटल एसेट्स नहीं माना गया है, कैपिटल एसेट्स नहीं माना गया है। फिर से बता रहा हूं आप लोग को, इनको कैपिटल एसेट नहीं माना गया। किसको नहीं माना गया है? गोल्ड बॉन्ड, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, ये बॉन्ड जनरली गवर्नमेंट इशू करती है। तो अगर गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड इशू किया है, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, जो कभी कभी डिफेंस में वॉर हो जाता है तो गवर्नमेंट उसके लिए डिफेंस बॉन्ड इशू करती है और इसका इंटरेस्ट रेट जनरली बहुत कम होता है। तो गवर्नमेंट ये सब इसलिए इशू करती है क्योंकि उनको डिफेंस में पैसे की जरूरत सडन पड़ने लगती है। तो इसमें जो भी पैसे लगाते हैं वो बहुत कम इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट बोलता है एक तो ये देश की भलाई के लिए लगा रहा है, इसको कम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसके बेचने में जो भी गेन होगा इस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो गोल्ड बॉन्ड हो गया, नेशनल डिफेंस बॉन्ड हो गया, स्पेशल बेयरर बॉन्ड हो गया, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट हो गया, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड हो गया, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में निकला था, इसमें कोई भी गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन के क्षेत्र से बाहर रखा हुआ है। इन सबको कैपिटल एसेट माना नहीं जाता। एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनोगे। तो किसको कैपिटल एसेट नहीं माना गया है? कॉमर्शियल गुड, जितने भी कॉमर्शियल गुड्स है उनको कैपिटल एसेट्स नहीं माना गया है। मतलब अगर हम इसको बेचते हैं तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगा, बल्कि पीजीबी में टैक्सेबल होगा। अगर कोई मूवेबल एसेट्स पर्सनल यूज का है, अगर कोई मूवेबल एसेट पर्सनल यूज का है तो वो भी कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि मूवेबल एसेट को कैपिटल पर्सनल एसेट्स माना गया है। और पर्सनल एसेट को अगर बेचते हो, मतलब सर अगर हम अपना कार बेचेंगे, अपना मोबाइल बेचेंगे, अपना रेफ्रिजरेटर बेचेंगे, अपना कपड़ा बेचेंगे तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। नहीं बच्चों, नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पर्सनल एसेट्स है, मूवेबल है, फिर भी उसको बेचने पर टैक्स लगता है। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, ये सब बेचोगे तो टैक्स लगेगा, भले ही मेरे पर्सनल एसेट्स है फिर भी। स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स, है ना। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस आप लोगों को बताना भूल गए। जैसे कि मैंने बताया कि कपड़ा बेचोगे, फर्नीचर बेचोगे, कार बेचोगे तो टैक्स नहीं लगता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मान लो साड़ी है, ठीक है, तो साड़ी तो कपड़े में आता है, तो कपड़ा सर बेचने से तो टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि मोबाइल असर पर्सनल यूज़ है। लेकिन मान लो साड़ी में हमने गोल्ड का जरी किया हुआ है, साड़ी में 2 करोड़ का हीरा लगा दिया है, तो हम बोलेंगे कि ये मेरा पर्सनल एसेट है, तो गवर्नमेंट नहीं मानेगी। मतलब बेटा साड़ी को साड़ी रहने दो। अगर गवर्नमेंट छोड़ देगी ना तो क्या करेंगे ना, सब बड़े बड़े रईस लोग क्या करेंगे कि साड़ी में सारे हीरे लगा देंगे, हीरे बाहर में नहीं रखेंगे, हीरे साड़ी में लगा के रखेंगे और बोलेंगे मेरा पर्सनल एसेट है, इसको बेचने में टैक्स थोड़ी लगेगा। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसा करती है, बहुत सारे पब्लिक ऐसा करती है। तो गवर्नमेंट ने क्लियर बोला बेटा गोल्ड का जरी नहीं होना चाहिए कपड़ों में। अगर कपड़ा गोल्ड का जरी में आ गया तो फिर वो ज्वेलरी के सेक्शन में चला जाएगा। अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर को तो हम लोग पर्सनल एसेट मानते हैं, तो फर्नीचर बेचने में टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर फर्नीचर पे मान लो तुमने हीरा जड़ दिया है, फर्नीचर पे गोल्ड का वर्क कर दिया है, तो फिर वो फर्नीचर नहीं रह जाता है, वो फर्नीचर गोल्ड बन जाता है, हीरा बन जाता है। तो फिर उस सिचुएशन में उसको बेचोगे तो टैक्स लगेगा। तो कहा गया है कि भैया पर्सनल एसेट जो मूवेबल एसेट इसको मानते हैं, जैसे कपड़ा हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, फर्नीचर हो गया, टीवी हो गया, तो बोलो उसको टीवी ही रहने दो, मोबाइल को मोबाइल रहने दो। जैसे कि सुने होंगे अनिल अंबानी की पत्नी नीता अंबानी का जो फ़ोन है वो 34 करोड़ समथिंग का है, उसमें हीरा लगा हुआ है। तो भैया कहता है कि सीधी सी बात है कि आप पर्सनल एसेट पर मोबाइल एसेट पर पर्सनल यूज को आप पर्सनल ही रहने दो, उसको हीरा मत बना दो, पर्सनल एसेट को पर्सनल ही रहने दो। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को वो कैपिटल एसेट में रखते हैं। तो ध्यान रखना ये सब चीज़ें जो भी है वो कैपिटल एसेट में आएगी, ये सारी चीज़ें, है ना। और किसी तरह का कोई पर्सनल एसेट मोबाइल यूज़ के लिए है, मोबाइल एसेट पर पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन अगर उसमें हमने किसी तरह सोना जड़ी कर दिया तो वो भी कैपिटल एसेट माना जाएगा, उसको बेचने पे टैक्स लगेगा, भले ही वो कपड़ा ही क्यों ना हो। फिर एग्रीकल्चर लैंड, अगर रूरल एरिया में, गलती से मैंने यहाँ पे लिखना चाहिए था एग्रीकल्चर लैंड इफ सिचुएटेड इन रूरल एरिया, तो ये एग्जम्प्ट है। लेकिन फिर एक्सेप्शन में मुझे इसको बताना चाहिए था, तो गलती से मैंने लिख दिया है। लेकिन आप लोग ध्यान रखोगे एग्रीकल्चर लैंड अगर रूरल एरिया में है तो वो एग्जम्प्ट होगा, लेकिन अगर वो अर्बन एरिया में, ये एक्सेप्शन है, तो वो टैक्सेबल होगा। और अर्बन एरिया कैसे निकालता है ये मैंने तुमने वीडियो में बता दिया।
दिया। उसके बाद ये सर जितने भी तुमको दिख रहा है गोल्ड बॉन्ड्स, ये सब जितने भी बॉन्ड्स है, ये जो स्कीम्स है, इनको भी कैपिटल एसेट्स में नहीं रखा गया है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। आप एक दो बार रिपीट करके इस वीडियो देखोगे, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा तो किनको कैपिटल एसेट मानना है, किनको नहीं मानना है। तो किनको नहीं मानना है ये याद रखो। सबसे पहले आपका स्टॉक इन ट्रेड जो गुड्स होता है, दूसरा आपका मोबाइल एसेट फॉर पर्सनल यूज का जो मोबाइल एसेट जैसे कपड़ा हो गया, फर्नीचर हो गया, टीवी, फ्रिज, ये सारे हमको माना जाता है। सर बिल्डिंग मूवेबल नहीं है, इसीलिए इसे कैपिटल एसेट माना जाता है। एग्रीकल्चर एंड अगर रूरल एरिया में है तो फिर वो एग्रीकल्चर एंड अगर रूरल एरिया में है तो वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, लेकिन वही एग्रीकल्चर एंड अगर अर्बन एरिया में है तो फिर वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। उसके बाद चौथा में मैंने बताया ये सब गोल्ड बॉन्ड, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, स्पेशल बैरर बॉन्ड, इन सब को कैपिटल एसेट कैटेगरी से बाहर रखा गया है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। फिर भी अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और कमेंट जरूर करोगे आपको वीडियो कैसा लगा।